नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका बिंदास भारत के एक और लाइव सेशन में। तो सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल, एक सीक्रेट आइलैंड, प्राइवेट जेट्स और अचानक उसी एप्स्टीन फाइल्स में आता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का नाम। इसके बाद इंडिया में मच जाता है पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म। कांग्रेस सवाल पूछती है, बीजेपी इनकार कर देती है और एक बीजेपी लीडर खुद एक्सप्लोजिव क्लेम कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि नाम क्यों आया, सवाल ये है कि एप्स्टीन का सिस्टम क्या था और क्या सच पूरी दुनिया के सामने आया। तो लाइव में बने रहिए क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और सिस्टम के मिसयूज की कहानी है। ठीक है, अब एप्स्टीन फाइल्स में इंडिया का नाम कैसे आया, इस पर नजर डालते हैं थोड़ी। रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल्स जिनमें ईमेल्स, स्केड्यूल्स और कम्युनिकेशन लॉग्स शामिल थे, उनमें नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी जैसे इंडियन नेम्स मेंशन हुए। और किसी भी लीडर पर सेक्सुअल क्राइम या अब्यूज का कोई एलिगेशन नहीं है। ये मेंशंस सिर्फ नेटवर्किंग, अटेम्प्टेड मीटिंग्स या डिप्लोमेटिक कंटेक्स्ट में हैं। ठीक है, अब आपको तो पता ही है, कुछ भी होता है तो ऑपोजिशन तो हाल अटैक करती है इस चीज पे। तो ऑपोजिशन का अटैक बात करते हैं अगला। कांग्रेस पार्टी से पवन खेरा कहते हैं कि ये सिर्फ मीटिंग का सवाल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक इंटीग्रिटी का भी सवाल है। और कांग्रेस ने डिटेल्ड प्रोब की डिमांड करी है, ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मांगी है एंड रैंडम नेम ड्रॉपिंग थ्योरी को रिजेक्ट किया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर हैं, वो कहते हैं, वो अपने ट्वीट में ये दावा करते हैं कि यूएस के पास कॉम्प्रोमाइज्ड फोटोग्राफ्स हैं, ब्लैकमेल के लिए यूज हो सकती है ये फोटोग्राफ्स। अब ट्वीट डिलीट होने के बाद कंट्रोवर्सी और ज्यादा भड़की। ऑपोजिशन ने सवाल और तेज करे, एंड नो प्रूफ एवर प्रेजेंटेड। अब कांग्रेस की तो हमने बात कर ली, कांग्रेस की उनकी सबसे बड़ी ऑपोजिशन है एंड दे हैव उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स करे हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए उन पे। एंड जो अदर ऑपोजिशन है वो ये कहती है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स कम। और स्पोक्स पर्सन ने कहा एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, जिससे जुड़े हर नाम को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। अब आते हैं बीजेपी एंड गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स। बीजेपी का स्टैंड है ये बोगस क्लेम्स और रैंडम नेम ड्रॉपिंग है। और इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए वो कहते हैं कि एप्स्टीन ग्लोबल लीडर्स के नाम यूज करता था इमेज बनाने के लिए। ईमेल्स में अटेम्प्टेड मीटिंग्स का जिक्र है, सक्सेसफुल या इलीगल का नहीं है। हरदीप सिंह पुरी अपनी साइड से कहते हैं कि यूएन जनरल असेंबली जैसे इवेंट्स में इनविटेशंस कॉमन होते हैं और कोई रॉन्ग डूइंग नहीं है इसमें। अब लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन था जेफरे एप्स्टीन, जिसके एक नाम से दुनिया के सबसे पावरफुल लोग डिफेंसिव हो गए, और कैसे एक मिडिल क्लास लड़का पावर के इस डार्क एम्पायर का किंग बन गया। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन के बारे में, एक नाम जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोग उनसे डिफेंसिव हो गए और कैसे एक मिडिल क्लास लड़का पावर के इस डार्क एम्पायर का किंग बन गया। तो चलिए इसी पे बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको चैप्टर्स में डिवाइड करूंगी एंड चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा एक नॉर्मल शुरुआत, जेफरी एप्स्टीन का अर्ली लाइफ। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया में हुआ। कोई रॉयल फैमिली नहीं, कोई बिलियनर बैकग्राउंड नहीं, एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली से आया हुआ लड़का जो पढ़ाई में ठीक ठाक था लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस नहीं। लेकिन एप्स्टीन के अंदर एक चीज थी, एम्बिशन। और ये एम्बिशन सिर्फ पैसे का नहीं, ये एम्बिशन था पावर का। कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाया लेकिन फिर भी एक एलीट स्कूल में टीचर बन गया। यहीं से लोग हैरान होते हैं, क्वालिफिकेशन कम लेकिन कॉन्फिडेंस और नेटवर्किंग जबरदस्त। यहीं से शुरू होता है एप्स्टीन का रियल गेम, कनेक्शंस का गेम। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे, विच इज फाइनेंस की दुनिया और एलीट एंट्री। 1980s में एप्स्टीन वॉल स्ट्रीट के करीब पहुंच चुका था। ये वही टाइम था जब अमेरिका में फाइनेंस इंडस्ट्री बूम कर रही थी।
एप्स्टीन ने खुद को एक फाइनेंशियल जीनियस के रूप में प्रोजेक्ट किया। उसके क्लाइंट्स कौन थे? बिलियनर्स, पॉलिटिशियंस, रॉयल फैमिलीज, साइंटिस्ट और सेलिब्रिटीज जैसे लोग। जी हाँ, ऐसे लोग जो कि काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी मालदार थे, ये लोग उसके क्लाइंट्स थे। पर एक अजीब बात, एप्स्टीन ने कभी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया कि वो एग्जैक्टली करता क्या है। उसका फर्म था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो। और धीरे धीरे प्रॉपर्टीज आने लगी। न्यूयॉर्क में मैंशन, फ्लोरिडा में पाम बीच का बंगलो, न्यू मैक्सिको का रैंच, पेरिस में अपार्टमेंट और फिर कैरिबियन का एक प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। ये सब प्रॉपर्टीज उसके बाद आने लगी। लोग उसे मजाक में नहीं, सीरियसली बिलियनर विदाउट अ बिजनेस मॉडल कहने लगे। अब आते हैं चैप्टर 3 विच इज लिटिल सेंट जेम्स, स्वर्ग या नर्क। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे डार्क चैप्टर पर, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, एक प्राइवेट आइलैंड जहां एंट्री सिर्फ इनविटेशन पर होती है। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे लोग लॉलिटा एक्सप्रेस कहने लगे, वहां लोगों को ले जाता था। बाहर से देखो तो पेरिस, अंदर से एलीज्ड हेल। विक्टिम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका सिस्टमैटिक सेक्सुअल अब्यूज हुआ। कम उम्र की लड़कियां जो पैसों, गिफ्ट्स या प्रोमिसेस के थ्रू यहाँ लाई गईं, उनसे कहा जाता है मैसेज दो और धीरे धीरे बाउंड्रीज तोड़ दी जाती हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 4 विच इज घिस्लैन मैक्सवेल, विच इज हु इज द शैडो क्वीन। हर पावरफुल आदमी के पीछे कोई ना कोई होता है। एप्स्टीन के पीछे थी घिस्लैन मैक्सवेल, ब्रिटिश सोशलाइट, पावरफुल बैकग्राउंड और एलीट सर्कल्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड। विक्टिम्स के मुताबिक घिस्लैन ही प्राइमरी रिक्रूटर थी। वो लड़कियों का भरोसा जीतती, उन्हें ग्रूमिंग के प्रोसेस से गुजारती और फिर एप्स्टीन के सिस्टम का हिस्सा बना देती। आज घिस्लैन मैक्सवेल को 20 साल की सजा हो चुकी है। चैप्टर 5 विच इज 2005, पहला दरार। 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा से पहली कंप्लेंट आती है। एक माइनर गर्ल के पेरेंट्स पुलिस के पास जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन फिर केस धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। क्यों? एप्स्टीन के पास बेस्ट लॉयर्स थे, पावरफुल कनेक्शंस थे। 2008 में एप्स्टीन को सिर्फ एक लाइट पनिशमेंट मिलती थी, जिसे आज भी स्वीट हार्ट डील कहा जाता है। ये वही मोमेंट था जब जस्टिस सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। ओके, एंड अब आते हैं चैप्टर 6 विच इज एप्स्टीन फाइल्स, सच का पिटारा। सालों बाद जब विक्टिम्स ने सिविल लॉसूट्स फाइल करे, तब जाकर कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए, जिनमें हम आज एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। ये कोई एक लिस्ट नहीं है, ये डिपोजिशंस, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, फोटोज और टेस्टिमनीज का कलेक्शन है। इनमें कई बड़े नाम आए हैं, प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन। ऐसे बड़े बड़े नाम इसमें आए हैं एप्स्टीन फाइल्स में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, नाम आना और गिल्टी होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, यस, इन अभी कोई इन पे वो नहीं है कि ये कोई गुनहगार है, या बस इनका एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया है। ओके, अब आते हैं चैप्टर 7 विच इज क्लाइंट लिस्ट का मिथ। मीडिया ने जब डॉक्यूमेंट्स को सिंप्लीफाई किया तो टर्म बना एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट। सच ये है, ये लिस्ट गिल्टी लोगों की नहीं है, इसमें स्टाफ, रिपोर्टर्स, लॉयर्स, विक्टिम्स सबके नाम थे। कुछ हाई प्रोफाइल लोगों पर एलिगेशंस लगे, कुछ सिर्फ नेटवर्किंग या ट्रैवल कंटेक्स्ट में मेंशन हुए। इसलिए हर नाम इक्वल्स टू क्राइम, ये मानना गलत है। तो ये था एप्स्टीन फाइल्स का एक छोटा सा डिटेल्ड एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। और देखिए, अगर इनमें अगर एप्स्टीन फाइल्स में किसी के भी नाम मेंशन हुए हैं तो इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि ये गिल्टी है। इट जस्ट दैट वहाँ उस पे नाम मेंशन थे, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, ऐसे माइकल जैक्सन, ऐसे नाम भी उस लिस्ट में, उस फाइल्स में शामिल थे। ठीक है, if you do, make sure to hit the like button and comment your opinions in the chat box and share it also. मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही एक न्यू लाइफ के साथ।
तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास भारत। मैं हूँ रौनक। थैंक यू वेरी मच।